हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लियर स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके आने वाले एग्जाम में जो 24 तारीख को आपका साइंस का एग्जाम होने वाला है, उसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज इस वीडियो में लगाएंगे, और जो क्वेश्चन आपके बच जाते हैं एक आध दिन में आपके पेपर से पहले, उन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को हम सोल्व करवा के उनको किनारे कर देंगे, ताकि एग्जाम में आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी ना आ पाए। आई होप आपको आवाज और वीडियो साफ क्लियर दिख रहा होगा, बोर्ड साफ दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे देखिए साफ साफ मैंने लिखा उत्तराखंड बोर्ड साइंस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जाम 2025 क्लास 10th। ठीक है, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जितने भी बच्चे हैं सब इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए पेपर से पहले सारे सॉल्यूशन अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है, हालांकि मेरी खुद की तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है खांसी बार बार हो रही है, फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी बेस्ट कोशिश की है कि आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। हालांकि इन न्यूमेरिकल्स को मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में अपने चैनल पे अपलोड पहले से किया हुआ है। हालांकि अब मैं इनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊं, क्योंकि बच्चे इनको सॉल्यूशन कैसे कर रहे होंगे मुझे नहीं पता, बट जिस वे में मैं आपको सिखा रहा हूं उस वे में इस चीज़ को आप याद कर लेना, और एग्जाम में आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आप मोस्टली आप एग्जाम में देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर से भी देखते आ रहे हैं कितने सालों से लगातार इसी टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर में, और पैटर्न सेम एज इट इज यही रहने वाला है। बस रिड्यूस सिलेबस होने की वजह से बस फर्क ये पड़ेगा कि थोड़ा लैंग्वेज घूम सकती है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल सकता है, बट क्वेश्चन सेम एज इट इज यही रहेंगे। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप इस तरीके से अपने दिमाग में फिट कर लेना क्वेश्चनों को, कि आपको इनको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अब आपके पास टाइम इतना ज़्यादा बचा नहीं है। एक हफ्ते का समय है, एक हफ्ते में कैसे बेस्ट से बेस्ट तैयारी आप करेंगे वो आप इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। कैसे जैसे जैसे मैं न्यूमेरिकल सोल्व कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। कम से कम अभी सॉरी, आज के इस वीडियो में हम 10 से 15 क्वेश्चन कम से कम हम इस वीडियो में लगाने की कोशिश करेंगे, जो इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए पहले एक नंबर में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इट्स पावर विल बी। देखिए सिंपल से वर्डों में अगर मैं बात करूं तो पावर का फॉर्मूला जब आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, P = 1/f मीटर में। क्या लिखते हैं आप, मीटर में। ठीक है, और अगर यहीं पे अगर आप सेंटीमीटर में लेते हैं तो 100 क्या हो जाता है, f हो जाता है। किसमें, सेंटीमीटर में। यही तो होता है फॉर्मूला। ठीक है, जैसा हम अपना देखते हुए हैं। अब यहाँ पे आप दो चीजों का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को रीड करने से पहले क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से समझना, कि क्वेश्चन जब आपने रीड करा, रीड करने के बाद आपने समझना है कि उस क्वेश्चन में कौन से लेंस की बात कर रहा है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपसे लेंस ही पूछे, आपसे मिरर भी पूछ सकता है। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। अभी मैंने क्वेश्चन में लेंस वाला लिया है, अभी मैं देखता हूँ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर मिरर वाला भी इंक्लूड किया होगा तो मैं उसको भी सोल्व करवा दूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करें कॉनकेव लेंस के लिए, जो आप देखेंगे फोकल लेंथ हमारी क्या रहती है, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे जब आप कभी कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, कौन से लेंस की बात, कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, तो फोकल लेंथ आपकी हमेशा पॉजिटिव रहती है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, और हमसे यहाँ पूछा है कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस के लिए आपका क्या रहेगा, ये हमेशा नेगेटिव रहेगी। फोकल लेंथ आपके लिए क्या रहेगी, यहाँ पे नेगेटिव रहेगी। कॉनकेव के लिए क्या रहेगी, हमेशा नेगेटिव रहने वाली है। तो आपका अब यहाँ आंसर क्या आएगा, देखिए फॉर्मूला मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया, P = 1/f मीटर में, बट यहाँ क्या दिया, सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला नीचे वाला हमारा काम करेगा। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्या निकालना है, जो गिवन चीज है पहले उसको लिख लो। ये आपको स्टेटमेंट के थ्रू बता रहा हूँ, एज इट इज पेपर में आप ऐसे करके आइएगा। फोकल लेंथ F = कितना है, 20 सेंटीमीटर, बट 20 नहीं -20 लेना पड़ेगा, क्यों, क्या है, कॉनकेव लेंस आपको दिया। ठीक है, आगे समझिएगा। अब पावर आपको निकालनी है, क्या निकालना है आपको, पावर P = क्या होगा, 1/f, किसमें, मीटर में होता है, तो यहाँ 100 क्या करोगे, f करोगे। ठीक है, किसमें आएगा आपका, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अब P = क्या होगा, 100/f का वैल्यू आपने क्या लिया, -20, तो क्या लिखेंगे, -20। जब आप इसे कट करेंगे तो कितने टाइम्स कट होगा, -5 टाइम्स। तो अब आपको पता है यहाँ पे एक क्वेश्चन आप और समझिएगा, पावर की जो यूनिट होगी, ठीक है, पावर की जो यूनिट होती है, अगर आप क्या कहते हैं करंट वाले चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर पे जाते हैं तो वहाँ पावर की यूनिट होती है वॉट, पर यहाँ पे अगर ह्यूमन आइज और आप रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर की बात करें तो पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होगी, डायोप्टर। इन दो चीजों का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि पावर की यहाँ यूनिट क्या होगी, डायोप्टर, तो क्या आ जाएगा, -5D आ जाएगा। अब यहीं पे अगर मान लीजिए
कि कॉनकेव लेंस ना होता, यहाँ पे दिया होता कॉन्वेक्स लेंस, तो ये आंसर आपका पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, सेम एज इट इज आप ऐसे ही करते हैं, बस फर्क क्या आ जाता कि कॉन्वेक्स लेंस बनने पे ये +5D हो जाता, क्योंकि जो आपकी कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर दिया, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करने के लिए। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं इसको। सो आइए आगे देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है जैसा मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, बट इसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव की बात नहीं की गई मिरर की, एक नॉर्मल स्फेरिकल मिरर के लिए बोला गया है। क्या बोला गया है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 25 सेंटीमीटर। यानी अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर समझना चाहें तो हमें एक गोलीय दर्पण दिया हुआ है जिसमें उसकी वक्रता त्रिज्या जो है हमें, यानी वक्रता त्रिज्या आप जानते होंगे जब आप किसी स्फेरिकल मिरर को बनाते हैं तो सेंटर से जब आप उसे काटते हैं तो उसके बीच का जो हिस्सा आप नापते हैं, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया है किसी स्फेरिकल मिरर का यानी गोलीय दर्पण का। ठीक है, आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इसकी फोकल लेंथ यानी जिसको फोकस दूरी आप बोलेंगे। ठीक है, उसको हमने फाइंड करना है। तो ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है, आपने सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है इसका कि F=R/2 आप यहाँ लगाएंगे और इसका आंसर सीधे आपका आ जाएगा। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, एक नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है। ये फोकल लेंथ देके रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ सकता है, सो फॉर्मूला सेम ही रहेगा। अगर आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछेगा तो R=2F वाला फॉर्मूला यहाँ लगा लेंगे। इस चीज को मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करते हुए चलूंगा, कंडीशन कहाँ तक बन सकती है सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफी टाइम से उत्तराखंड बोर्ड वाले बच्चों को पढ़ाने के बाद भी इतना ज्यादा तो थोड़ा बहुत मुझे एक्सपीरियंस हो ही गया है कि मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि पेपर किस हद तक जा सकता है। तो पेपर में हो सकता है कि हर बार रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया है, इस बार रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए बोल दे, फोकल लेंथ आपको यहाँ गिवन हो सकती है। तो इसलिए अपने माइंड को प्रिपेयर करके चलिएगा कि F=R/2 होता है तो R=2F ये होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे फोकल लेंथ F क्या लगाएंगे आप, R/2, तो R का वैल्यू आपको 25 ऑलरेडी गिवन है, 2 से आपसे डिवाइड आएंगे 12.5 आपका यहाँ पे आ जाएगा फोकल लेंथ। ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वीडियो थोड़ी देर पॉज करनी है क्वेश्चन नोट डाउन करने के लिए। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि काफी पुराना क्वेश्चन है और काफी पुराने पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन के अंदर 3 चीजें पूछी गई हैं और 3 नंबर में डेफिनेटली श्योर इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप यहाँ देखिएगा क्या पूछ रहा है आपसे, एक टॉर्च यानी अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट एंड 500 मिली एम्पियर कैलकुलेट करना है। यानी आपको यहाँ पे मिली एम्पियर मतलब करंट दिया हुआ है यानी आई गिवन है, 5 वोल्ट यानी वोल्टेज आपको गिवन है। ठीक है, यानी जिसको आप पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, वोल्टेज आपका यहाँ गिवन है, आपसे बोलता है कैलकुलेट करो पावर को जो बल्ब की है यानी पी आपको फाइंड करना है, रेसिस्टेंस आपको बताना है यानी प्रतिरोध क्या होगा बल्ब का, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब यानी बल्ब जो है अगर वो 2 घंटे तक लगातार जलता है तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा यानी कितनी ऊर्जा को वो कह रहे उपभोग करेगा वो। ठीक है, व्यय करेगा यानी खर्च करेगा, कहने का मतलब इसका ये है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ भी आपको नहीं करना है, बस एक फॉर्मूला आपने लगाना है जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, पावर वाला जब चैप्टर आपने पढ़ा होगा, देखो पहला तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका फॉर्मूला चलता है V=IR, एक ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सबसे पहला फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, इसके बाद पावर वाला फॉर्मूला P=VI आपको याद होना चाहिए। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला आपको एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला लगता है E= क्या होता है VI/T। ये 3 फॉर्मूले आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए। ठीक है, इन 3 फॉर्मूलों से ही ये क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा और पूरा इसका आंसर फटाफट आप निकाल के रख देंगे। चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे फर्स्ट कंडीशन में आपको जो चीज फाइंड करनी है उस चीज पे मैं बात करता हूँ, पावर ऑफ बल्ब आपने निकालना है ना। तो पावर ऑफ बल्ब देखिएगा, स्टेटमेंट में कुछ नहीं लिखना है आपने, सीधे आप लिखेंगे वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस V=5 वोल्ट। ठीक है, एंड करंट I=500 मिली एम्पियर। ठीक है, चलिए पावर ऑफ बल्ब
यानी क्या निकलेगा, P इक्वल टू वी आई आप लेके चलेंगे। अब इसमें थोड़ी कंडीशन में इसकी चेंज करता हूं, इसमें थोड़ा सा आप देखिएगा इसमें आप दो चीजों को ध्यान रखना। करंट आई आपको किस में दिया है, मिली एम्पियर में दिया है। इसको आप एम्पियर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 500 इंटू 10⁻³ एम्पियर आप लेके चलेंगे ठीक है। और अगर इसे नॉर्मली अगर आप सोल्व करते हैं तो पावर माइनस में, यानी नंबर जो है अपॉन में, यानी 5 इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो आपका ये है 500/1000। ठीक है, तो 1000 जब आप इसे डिवाइड करेंगे 0.5 टाइम्स से डिवाइड होगा तो एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगा करंट का 0.5 एम्पियर आ जाएगा। यहाँ पे समझिएगा, अगर पावर आपकी माइनस में होती है तो पॉइंट आगे की तरफ प्लेस होता चले जाता है, तो 3 प्लेस आगे जाएगा तो 0.5 एम्पियर इसका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी चीजें हैं, इस पर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि अगर आप 10⁻³ लगती है तो बैक साइड से आप काउंटिंग करिएगा, जितनी पावर होगी उतने प्लेस पॉइंट आगे आप लगा दीजिएगा। बस इतना समझना, आप ये सीखने वाली चीज नहीं है, तो मैंने आपको समझा दिया कि ये आपको ऐसा करना है बस। ठीक है, तो V का वैल्यू आपको पता है 5 दिया हुआ है, अभी करंट का वैल्यू आपने 0.5 निकाला है। ठीक है, अब देखिए 5 यहाँ दिया है, 0.5 का मतलब होता है आधा, तो 5 का आधा कितना होगा, 2.5। अब यहाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टॉर्च यानी बल्ब के जलने की बात कर रहे हैं, तो आपकी जो बल्ब हो या आपका कोई भी चीज अगर जल रही है यानी लाइट दे रही है, तो उसमें हमेशा उसकी यूनिट क्या रहती है, वॉट रहेगी। ठीक है, W। ठीक है, इसमें डायोप्टर मत लेके चलना, पावर की यूनिट कहीं डायोप्टर लिख दो, वो खाली लेंस और मिरर के लिए यूज होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर का क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, आपको क्या निकालना है, रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब। रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब आपको निकालना है, तो रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब यानी R इक्वल टू, फॉर्मूले कई सारे हैं पर सिंपल आप V/I वाला लगाइए, बच्चों की तरह सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। V का वैल्यू आपको कितना दिया है 5, और I का वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट किया है 0.5। तो देखिए यहाँ पे अब आपको डिवाइड लगाना है, पहले मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई करने पे अगर कोई नंबर पॉइंट में दिया है, जैसे 0.5 यानी हाफ दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई करने पे आधा हो जाता है, डिवाइड करने पे सीधे वो डबल हो जाता है। तो 5 का डबल आप अगर आपको काटना नहीं आता तो सीधे याद रखना 5 का आधा 2.5 होता है, तो 5 का डबल कितना हो जाएगा 10। सीधे आप 10 टाइम्स इसको डिवाइड कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। नहीं तो दूसरा सिंपल तरीका जो बचपन से हम यूज करते हुए आते हैं, 0.5 पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 बढ़ा लो, ऊपर 50 हो जाएगा, 10 वाले से काट देना। ठीक है, तो 10 ओम आपका रेसिस्टेंस यहाँ पे तैयार है। थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। वीडियो को आप जब देखें तो मेरी रिक्वेस्ट है ध्यान से समझ के करना है इस क्वेश्चनों को, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही पेपर में आप इसको सॉल्व करेंगे तभी आपको नंबर आपको मिलेंगे, नहीं तो फिर कहीं गड़बड़ कर दो, उल्टी सीधी यूनिट डाल दो, रेसिस्टेंस में खाली 10 लिख के आगे पीछे यूनिट नहीं लिखी, यहाँ पे वोट लिखा नहीं, डायोप्टर लिख के आगे कुछ उल्टी सीधी यूनिट डाल के आगे, तो नंबर कट जाएंगे। वो चीटिंग का केस लग के फिर बेकार हो जाता है, नंबर फिर आपके कट जाएंगे। ठीक है ना, केस मीन्स ये कहने का मतलब नहीं है कि आप पे केस लग जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर वो यही सोचा जाता है कि बच्चे ने चीटिंग मार रखी है, किसी का देख दाग के लिख दिया उल्टा सीधा। ठीक है, तो आप अपना यूनिट का प्रॉपर ध्यान रखिएगा कि अगर रेसिस्टेंस है तो ओम ही लगाएंगे, पावर है तो आप क्या लगाएंगे, वोट ही लगाएंगे। आगे देखते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है ना, एनर्जी कंज्यूम्ड। खांसी लग जा रही है बार बार, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ खांसी को मैं, क्योंकि वीडियो बनानी है आपके लिए। VIT, अब देखिए यहाँ पे टाइमिंग आपको 2 आवर्स की दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे V का वैल्यू 5 है, I का वैल्यू कितना है 0.5 और टाइमिंग कितनी है 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 5 2 10, 10 की 5 से मल्टीप्लाई होगी, 0.5 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 5 जूल। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 जूल आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका क्या था एग्जैक्ट इसका सॉल्यूशन है तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। ठीक है, इस चीज का आंसर मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे पूरा सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज एक चीज और समझ लीजिएगा कि अगर आपको यहाँ पे अगर किलोवाट पर आवर से उसके दिया होता ना, तो आप इसका आंसर किलोवाट या किलो जूल करके भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, पर आप अभी 5 जूल ही रहने दीजिए, क्योंकि आंसर जो एनर्जी हमेशा जूल में ही आती है। अभी हमें ऐसा कुछ बोला नहीं है कि इसमें कन्वर्ट करो, तो हमने नॉर्मली इसका आंसर फाइंड कर दिया। हालांकि आप इसको रीचेक कर लीजिएगा, अगर इसका आंसर किलो जूल में होगा तो किलो जूल में भी आप लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये था, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर में यानी सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है क्लास 10th वालों का साइंस में, वो यही न्यूमेरिकल है। इससे बड़ा कोई न्यूमेरिकल आपका साइंस में पूछा नहीं जाता। ठीक है, रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर का सबसे बड़ा न्यूमेरिकल यही है।
इसमें कभी लेंस हो जाता है, कभी मिरर हो जाता है, बस यही कंडीशन रहती है और क्वेश्चन का सेम पैटर्न ही रहेगा, इससे बड़ा क्वेश्चन आपका नहीं होगा। ठीक है, चलो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले इसकी कंडीशन को हाथों हाथ जो गिवन चीजें हैं उनको मैं लिखता रहूंगा और जो बाकी की चीजें हैं उनको भी हम सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ लिखा है अब 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, यानी एक कितना लंबा ऑब्जेक्ट है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट है। तो हाथों हाथ कंडीशन जो है लिखते जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, पढ़ने में टाइम भी लगेगा, तो जो चीजें गिवन है उनको लिखते रहते हैं। पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, एचओ बोलते हैं। कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड कंडीशन करते हैं, क्या लिखिए, इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे रखा हुआ, उसे परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ठीक है, लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो रहेगा वो आपका नेगेटिव हो जाना चाहिए और जो फोकल लेंथ है वो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि अभी जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया था तो उसमें हमने साफ यही पढ़ा था कि कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो आपका नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आपको कॉन्वेक्स लेंस दिया है तो फोकल लेंथ आपका क्या रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। तो एफ का वैल्यू आप क्या लेके चलेंगे, +20 और यू का वैल्यू आप डायरेक्ट लिख ही लीजिए, बार बार आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, यानी इमेज का साइज क्या होगा। ठीक है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। यानी वी का वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला लिख लीजिए या अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला लिख लीजिए, जैसे भी चाहिए, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो भैया आप बचपन से शेर हैं, पढ़े लिखे हैं भैया, ठीक है, जानते हैं लेंस फॉर्मूला क्या होगा। मैं 2 पार्ट में बांट देता हूँ इसको। ठीक है, इस तरफ दूसरा पार्ट निकाल लेंगे, इस तरफ वी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपको पता है ये क्या फॉर्मूला होता है, 1/v - 1/u = 1/f। समझ गए, तो चलिए वैल्यू रखते हैं। निकालना किसका है, v का वैल्यू निकालना है, तो v को यहीं रोको भैया, u को फेंको इधर की तरफ, ये बन गया। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे 1/v = ये कंडीशन इधर आ रही है। ठीक है, 1/f कितना है, 20 प्लस v का वैल्यू कितना है, -30। ठीक है, देखो अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो भी कोई बात नहीं है, सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। 1/v = क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो, -30 यहाँ कर दो, 20 बन जा 20 यहाँ कर दो, अपॉन में क्या आएगा, 2 3 6 यानी 600 माइनस का, क्योंकि ये प्लस है, ये सॉरी ये प्लस है, ये माइनस है। अगर नहीं लेना आता एलसीएम कोई टेंशन लेनी ही नहीं है, कहीं दूर दूर तक टेंशन नहीं लेनी ना, नहीं तो वैसे इनका एलसीएम क्या आएगा, 30 और 20 का 60 एलसीएम आ जाएगा, डायरेक्ट लिख लो अगर सकते हो। जो बच्चे नहीं कर सकते उनके लिए सिंपल तरीका बता दिया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नॉर्मल आंसर आपका आ जाएगा। देखो 30 में 20 माइनस करोगे तो -10 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 30 इज ग्रेटर देन 20, बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपका क्या है, 20 बड़ा है। बट वैसे में आपको पता होता है कि जिस नंबर का साइन वाला नंबर जो बड़ा होगा उसी का साइन हम लगाते हैं। तो यहाँ 30 अकॉर्डिंग टू 20 के वैसे बड़ा है, तो साइन इसी का माइनस नेगेटिव वाला ही लगेगा, ये चीज़ आप पहले से ही जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ नीचे 600 है, 1 0 से 1 0 काट दो, माइनस से माइनस काट दो। ठीक है, तो यहाँ पे v का वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो फ्रैक्शन को रिवर्स करेंगे, इसको पलटेंगे, ये v ऊपर जाएगा तो यहाँ से 60 भी ऊपर चले जाएगा, तो 60 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आ जाएगा। यानी आंसर क्या आएगा, v का वैल्यू 60 सेंटीमीटर आपका आ गया। ठीक है, अब v हमने निकाल लिया, तो एक मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, मैग्निफिकेशन का क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, फॉर्मूला आप पढ़ते वाले मिरर के लिए जब आप फॉर्मूला पढ़ते हैं तो m = क्या पढ़ते हैं, -v/u पढ़ते हैं। ठीक है, यानी HI/HO = -v/u, और यहाँ पे लेंस है तो इसके लिए v/u आपका फॉर्मूला ये लगेगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, जो फॉर्मूला आपका लगने वाला है वो क्या लगेगा, v/u आपका यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए देखते हैं अब इसे आगे, यानी फॉर्मूला आपका मैंने अभी बता दिया, आपको क्या लगेगा, m = -v/u किसके, मिरर के लिए रहता है, और आपका लेंस के लिए आपका क्या रहेगा, m = v/u रहेगा लेंस के लिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ लेंस बोला हुआ है, तो HI आपको नहीं दिया हुआ। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ, चल रही चल रही कहीं पॉज तो नहीं हो रखी। ठीक है, चलिए, ठीक है, यहाँ वीडियो चल रहा है तो अभी देखते हैं आगे। तो आपका यहाँ देखेंगे m = मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, लेंस के लिए चलेगा v/u चलेगा यहाँ पे। अब m का मैग्निफिकेशन देखिए, दो तरीके से समझिएगा इसे। मैग्निफिकेशन के आपके दो फॉर्मूले हैं,
m इक्वल टू आपका एच आई अपॉन एच ओ बी होता है, और यहाँ पे m की जगह अगर आप वैल्यू v अपॉन यू रखते हैं तो आपका यहाँ पे एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू आ जाता है। तो ये दोनों मैग्निफिकेशन के लिए आप यूज करते हैं फॉर्मूले। तो जो कंडीशन गिवन रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो m का वैल्यू हमें यहाँ m का वैल्यू तो गिवन है नहीं, और हमें ये क्या है एच आई अपॉन एच ओ दिया हुआ है, तो इसको हम पुट करते हैं v अपॉन यू। ठीक है, एच आई आपने निकालना है भाई, निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू v का वैल्यू अभी कहाँ निकाला आपने 60 निकाला है, चलो भैया बढ़िया हो गया। v का वैल्यू u का वैल्यू कितना है -30 भैया पहले से गिवन है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है, 0 से 0 काट दो, 3 से इसे 2 बार काट दो। ठीक है, एच आई इक्वल टू क्या आएगा -2 इंटू 5, तो आंसर आपका क्या आएगा एच आई इक्वल टू -10 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा -10। यहाँ पे एच हाइट ऑफ इमेज क्या आएगी -10 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आपको यही दो चीजें फाइंड करनी थी जो मैंने आपको फाइंड करके बता दी हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है, और क्वेश्चन इस तरीके से जब आप सोल्व करेंगे एग्जाम में तो आपका जो क्या होगा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। मैं बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ करने का, इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है उस क्वेश्चन में। चलिए आइए एक और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये दो टाइप्स के क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्टली जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने वाला है, ठीक है, अधिकतर इस टाइप्स का क्वेश्चन आपकी बुक में भी दिया है, और पेपर में क्वेश्चन चेंज होकर ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, 100 वोट की जगह 40 वोट भी आ सकता है, कोई भी वैल्यू आपकी यहाँ आ सकती है। जरूरी नहीं है कि जो आपको बुक में दिया हो वही वैल्यू आपको यहाँ रख के दे दी जाए, पैटर्न सेम रहना है ना। क्वेश्चन के डिजिट चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ा भारी फर्क नहीं पड़ता इससे। बट आपको मैंने दोनों ही तरीके के क्वेश्चन यहाँ रख दिए हैं, दोनों को मैं अभी सोल्व करूंगा। पहले फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व करते हैं जो क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और इसी तरीके का मैंने सेकंड क्वेश्चन मतलब पूरा नहीं लिखा है, सब कुछ यही रहेगा, बस उसकी जगह ये वैल्यू पुट हो जाएंगी, जैसे 60 वोल्ट 240 वोल्ट, एंड आपका बी इक्वल टू यानी जो दूसरा बल्ब है 100 वोल्ट और 240 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करें, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हिंदी मीडियम वाले ध्यान से समझिएगा क्योंकि उनको थोड़ी दिक्कत पड़ सकती है, क्योंकि लैंग्वेज इंग्लिश में है। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, फिर हिंदी में भी समझा दूंगा, उससे आपको आसानी समझ आए। देयर आर 2 इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कह रहे हैं यहाँ पे आपको जो है क्या 2 इलेक्ट्रिक बल्ब दिए हैं, विद्युत बल्ब दिए हुए हैं, जिसको मार्क डी किया जाता है। पहले वाले बल्ब का जो रेटिंग है वो कितना है 60 वोल्ट, यानी पावर कितनी है 60 वोल्ट की है, और जो वोल्टेज आपकी कितनी है 240 वोल्ट की दी हुई है। उसके बाद आपसे बोलता है और जो दूसरा बल्ब है वो 40 वोल्ट का क्या है पावर है उसका, यानी जिसे P2 लेके चलेंगे आप, और 240 वोल्ट आपका क्या है वोल्टेज है, यानी V तो दोनों तरफ सेम है, तो V को कांस्टेंट रहने देते हैं, यानी नियत रहेगा, उसमें कोई चेंजेस आ ही नहीं रहा है। पावर में चेंजेस है, पहला वाला पावर P1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये बोल रहा है कि रिस्पेक्टिवली आपको बताना है कि विच वन ऑफ देम हैज हायर रेसिस्टेंस, यानी इन दोनों में से किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, कौन ज्यादा रेसिस्टेंस लेगा। तो आप देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो सिंपल सा वर्डों में मैं आपको समझा दूं। पावर के आप कई सारे फॉर्मूला पढ़ते हैं, पहला होता है P इक्वल टू वी आई। यहीं पे अगर आप कंडीशन चेंज करते हैं V की जगह आप क्या पुट करेंगे आई आर, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आई स्क्वायर आर बन जाती है, और I की जगह आप जब V अपॉन आर पुट करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू बन जाती है V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये सब आपका ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ होता है, I इक्वल टू वी अपॉन आर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है, R इक्वल टू वी अपॉन आई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होगा। तो आप यहाँ समझिएगा, आपको यहाँ पे ना तो I की जरूरत है ना आई आर की जरूरत है, आपको सिर्फ V स्क्वायर और R और P की जरूरत है। तो आप थर्ड वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, सिंपल तरीके से आपका आंसर निकल के हाथ में आ जाएगा। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो फर्स्ट बल्ब दिया है उसकी वो पावर को हम क्या देखेंगे, पावर ऑफ बल्ब A। ठीक है, हम इसको A मान लेते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी P1 इक्वल टू कितना है 60 वोल्ट आएगा सॉरी, और वोल्टेज के लिए आप क्या लेके चलेंगे V जो आपका कांस्टेंट है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, कितना है 240 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका रेसिस्टेंस अगर आपने फाइंड करना है तो पहले मैं इसको फॉर्मूला लिख लेता हूँ यूजिंग पावर फॉर्मूला, है ना, यूजिंग पावर फॉर्मूला।
जैसा चाहें आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप डायरेक्ट पी यूजिंग फॉर्मूला लिख के भी आप यूज कर सकते हैं, पी इक्वल टू वी आई लगा के, और पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पी वन इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर वन। ठीक है, क्योंकि दो रेजिस्टेंस बताने पड़ेंगे ना, कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो पहला आर वन आएगा, दूसरा आर टू आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जब वैल्यू आप पुट करेंगे पी वन की, तो कितनी है, 60 है। यहाँ पे देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी है, 240 मल्टीप्लाई बाय 240 अपॉन आर। देखिए कंडीशन चेंज, यानी सिचुएशन जो इनकी है चेंज कीजिए, पोजीशन इनकी चेंज करेंगे, तो आर इक्वल टू क्या बन जाएगा, 240 मल्टीप्लाई बाय 240 अपॉन 60। जीरो से जीरो काटो, 6 से इसकी गर्दन काटो 4 बार। आर इक्वल टू 400, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 960। यानी पहले वाले की कंडीशन क्या बता रही है, 960 ओम का रेजिस्टेंस ये लेगा। ठीक है, दूसरी तरफ बढ़ते हैं, सेकंड कंडीशन देखते हैं भैया क्या बोलता है। यहीं पे छोटे से एरिया में सॉल्व कर दूंगा इसे। ठीक है, यहाँ पे R1 लिखेंगे ना, R1 है। ठीक है, अब आगे देखिएगा सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है भैया, सेकंड रेजिस्टेंस के लिए निकालेंगे। आप क्या दिया आपको, P2 इक्वल टू क्या होगा भाई, V स्क्वायर R2। P2 का वैल्यू कितना है आपको, 100 दिया हुआ है, 40 दिया है, 40 दिया है भाई। 40 इक्वल टू V का वैल्यू कितना है, 240 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अरे यार शुक्र मनाओ खांसी नहीं आ रही, नहीं तो वीडियो बीच में रोकना पड़ जाता मुझे। ठीक है, तो R2 का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, 240 मल्टीप्लाई बाय 240 अपॉन 40, नाम दिया खांसी हाजिर है ना, 6 से मल्टीप्लाई करें। R2 इक्वल टू 600, 6 4 जा 24, कैरी लग गया 2, 6 2 जा 12 और 2 40। भाई देखो 1440 ओम। तो यानी कौन से वाले बल्ब का जो क्या होगा, रेजिस्टेंस हायर होगा, तो आपको पता है बल्ब बी यानी जो 40 वोल्ट वाला बल्ब है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा हाई होगा। ठीक है, पावर कम लेगा पर रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, अब आ जाइए इसी तरीके से इसी क्वेश्चन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले पार्ट को नहीं मिटाऊंगा क्योंकि पहला पार्ट सेम ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे भी 60 वोल्ट है, 240 वोल्ट है। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे, आपको सेकंड पार्ट का भी आंसर पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ज्यादा चेंज नहीं करने, बस सेकंड पार्ट को ही चेंज करूंगा क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा R2, तो P2 का वैल्यू कितना है भाई, यहाँ पे नीचे वाले में 100 दिया है देखो। ठीक है ना, तो 100 ले लूंगा मैं, यहाँ पे 240 रखूंगा इसे, यहाँ पे भी 240। अरे भैया समझ रहे हो ना, पेपर में कर दियो, गलत मत करियो बस, नहीं तो पेपर में गलत कर दिया आप लोगों ने तो भैया सारी मेहनत पानी में बन जाएगी। ठीक है, 0 से 0 काटोगे, 0 0 काटोगे भैया, 24 का स्क्वायर आपको पता ही है, बचपन से पढ़ के आ रहे हो, 576 होता है। चलो भैया स्क्वायर याद कर लेना, आप पता चल गया कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है। इस वाली कंडीशन के लिए हमारा ए वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, और पहले वाले की कंडीशन के लिए बी वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। जो बढ़िया क्वेश्चन है मैं करवा रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और लाजवाब क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए आइए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे अभी। जैसे कि अभी 7 क्वेश्चन है हमारा, ये 7th नंबर का क्वेश्चन। इससे पहले हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, हालांकि पिछले वाले क्वेश्चन में 2 पार्ट कराए थे, तो ये 7th ही होगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड विद द जनरेटर ऑफ 220 वोल्ट। ठीक है, यानी वोल्टेज कितना है भैया, V का वैल्यू आपको पहले पता चल गया। ठीक है, 220। द करंट फ्लोइंग इन द बल्ब, यानी बल्ब में कितना करंट फ्लो होगा, 0.50 एम्पियर, यानी 0.50 एम्पियर, यानी आधा एम्पियर का ही हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है भैया आपको, पावर ऑफ द बल्ब, बल्ब की पावर क्या होगी। अब बल्ब की पावर निकालनी है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, 1 नंबर में या 2 नंबर में आ सकता है, अगर घुमाने को आएगा तो P इक्वल टू VI लगाओ और इसका आंसर निकाल दो। ठीक है, चलिए थोड़ी खड़खड़ाहट चालू हो गई खांसी की, तो यहाँ पे देखते हैं वोल्टेज देखेंगे। वोल्टेज V इक्वल टू कितना रहेगा भैया, 220 वोल्ट। ठीक है, करंट लिख लेते हैं, छोटा क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे लिख लिख के, 2 नंबर चाहिए तो कितना आ जाएगा भैया, 0.5 एम्पियर आ गया। ठीक है,
अब हम कहाँ की तरफ चलेंगे, क्या निकालना है, चश्मा उतार के लिखते हैं ना, तो पावर निकालनी है भाई, पावर ऑफ द बल्ब। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, एक नंबर में थोड़ा एग्जामिनर को भी लगेगा कि भाई बच्चे ने थोड़ी मेहनत कर रखी है। ठीक है भाई, देखो 220 मल्टीप्लाई बाय 0.50 एम्पियर है ना। तो देखो भैया, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जब आपको पॉइंट में आधा दिया हो, यानी 0.5 आधा ही तो हुआ, या 1.5 वो भी डेढ़ हुआ, यानी 1 एक और आधा, तो यहाँ पे जब आधा है तो 220 का आधा क्या होगा, 110 वोल्ट। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं एक और बढ़िया क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 या 3 नंबर, 2 नंबर में तो डेफिनेटली श्योर है पूछा जाएगा। ठीक है, 1 नंबर का तो क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, क्या बोलता है, चलो देखें। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक मोहीटर ऑफ 8 ओम रेसिस्टेंस टेक 50 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। भैया बिल्कुल सही बात है भाई, सब कुछ तो गिवन हो गया। फ्रॉम इलेक्ट्रिक मेन से उसे 2 घंटे तक जलाना है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें आपको क्या निकालना होगा, ई निकालना है ना इसमें। तो आपको इसमें क्या क्या की चीज़ें, इलेक्ट्रिक हीटर, एक बार क्वेश्चन देखो जरा, कोई है भैया नोट में, ये है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 8 ओम रेसिस्टेंस टेक 15 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, इलेक्ट्रिक मेन्स फॉर 2 आवर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें हीट आपको निकालनी है ना, तो हीट निकालते हैं फटाफट इसकी। ठीक है, H इक्वल टू VIT आपका फॉर्मूला होता है, बचपन से आप सीख के आए हुए हैं, फटाफट उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, मैंने रीचेक कर लिया, क्वेश्चन ठीक उतारा है मैंने, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है। तो भैया आइए चलिए पहले क्वेश्चन बना लेते हैं। फॉर्मूले H इक्वल टू VIT आपका होगा, तो V को आप देखिए, आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप ध्यान रख लें कि वो चीज़ें यहाँ पे गिवन है भी या नहीं है। अब देखो यहाँ पे V मैंने लिख रखा है, पर यहाँ V गिवन नहीं है, तो मुझे इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, यानी मॉडिफाई करना पड़ेगा, जिसे आप सिंपल भाषा में कहें। तो V की जगह में जब IR रखूंगा तो यहाँ IT रहेगा, तो ये बनेगा I²RT। ठीक है भैया, तो H आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ R भी गिवन है, ये लो भैया R बैठे हैं, यहाँ I भी गिवन है मुझे। ठीक है भैया, यहाँ टाइम भी गिवन है। ठीक है भैया, ठीक है। तो हीट की ऐसा यूनिट भी आपकी क्या रहेगी, जूल ही रहने वाली है, और एनर्जी की भी जूल रहती है, और वर्क की भी क्या रहती है, जूल ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा हम क्या निकालेंगे, हीटिंग, यानी हीट निकालेंगे, हीटिंग इफेक्ट बोल सकते हैं आप जिसको। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट लिखेंगे हम, तो हीटिंग इफेक्ट, अरे यार क्या हो रहा है ये, कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी हो जा रही है। हीटिंग इफेक्ट H इक्वल टू आपका क्या रहेगा, I²RT। ठीक है भैया, ठीक है भैया, आगे चलो भाई। I की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 15 गुणा 15, R की वैल्यू कितनी है 8, और T की वैल्यू कितनी है 2। अब पढ़े लिखे हैं आप तो आसानी से इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं तो हूँ थोड़ा अनपढ़ इंसान। 15 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 225 आएगा, 8 दूनी कितना आएगा 16, 16 5 से 80 होता है, 16 पंजे 80 होता है, बचा 8, 16 दूनी 32 और 8 40 का 0 हंसी लग गया 4, 16 दूनी 32 और 4 36, यानी 3600 जूल आ जाएगा। ठीक है, कुछ था क्या इस क्वेश्चन में। ठीक है, कैलकुलेशन अपनी अच्छी रखोगे तो सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर अब। तो चलिए एक लाजवाब क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन, जैसा भी क्वेश्चन करना हमें है ये क्वेश्चन। चलिए आइए फिर करते हैं इसको भी क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है पहले पढ़ लेता हूँ। इसमें बोलता है हमसे कि हाउ मच वर्क इज डन। अरे भैया वीडियो चल भी रहा है, देखूं भैया, हाँ जी ठीक है, हाँ ठीक है। चलो क्या लिखा है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट, पता नहीं चलता ना, कहीं क्लिक करना भूल गया, ऑन ही नहीं करा वीडियो और बोल दिया यहाँ पे सब कुछ। ठीक है, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 15 वोल्ट। देखो पहला क्वेश्चन अभी तक खतरनाक वाला जो आया है ओम्स लॉ से, पूरा एग्जैक्ट आपका जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है
उस चैप्टर वाला क्वेश्चन हम देखेंगे अब यहाँ पे। और सबसे सिंपल क्वेश्चन इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे चार्ज आपको भैया गिवन कर दिया इलेक्ट्रिसिटी वाले ने, ठीक है, आपको V आपको यहाँ गिवन कर दिया, ठीक है। अगर आप थोड़े से समझदार हैं ठीक है, आप अगर क्या है थोड़े से समझदार हैं, तो आपसे ये क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी आपका एक पॉइंट ए ये रहा और बी पॉइंट आपका ये रहा, इन दोनों का जो बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको 15 वोल्ट है। यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किसी एक चार्ज को, चार्ज कितना है 5 कूलम चार्ज को, जो आपने वर्क डन करना है ना वो आपको बताना है तो आपको इसमें कुछ करना पड़ेगा, मुझे तो लगता है पीडी लिखो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप शॉर्ट में V इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, कितना लिखेंगे 15 वोल्ट। पेट में दर्द लग गया यार खड़े खड़े, चलो ठीक है। उसके बाद क्या है चार्ज, क्या लिखेंगे भैया चार्ज, यानी जिसको आप क्या बोलेंगे Q इक्वल टू कितना है 5 कूलम। निकालना क्या है भैया W, यानी वर्क निकालना है, क्या निकालना है वर्क निकालना है। चलो आओ भाई अकॉर्डिंग्स किससे, यूजिंग फॉर्मूला लिखो, मत लिखो कोई बात नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं डायरेक्ट। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ पढ़ा के भी नहीं बोल रहे भैया, बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इक्वल टू क्या होगा आपका W अपॉन Q, ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा डेल्टा V इक्वल टू, डेल्टा लिख लो क्योंकि 2 पॉइंट के बीच का है ना तो डिफरेंस आएगा, डेल्टा V इक्वल टू क्या होगा W अपॉन Q। हाँ एक चीज़ का मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी अगर आपको ना यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो तो डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q लिखना, ठीक है। एक तो मेरी आंख में भी दर्द साइड में चोल, पता नहीं एलर्जी से होगी क्या होगी, उससे भी लाल लाल सा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q कब लिखेंगे आप, जब आपको 2 पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस दिया हो, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलेगा तो यहाँ पे V इक्वल टू W अपॉन Q होगा। हंसी मजाक से थोड़ा सा हटके यहाँ पे 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर बोले EP बोलेगा यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो फॉर्मूला V इक्वल टू W अपॉन Q लगाना भैया मेरे, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस बोलेगा तो हमेशा डेल्टा V अपॉन W अपॉन Q लगाना। पेट में दर्द हो रहा है भैया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको W निकालना है तो Q को इधर भेज देंगे, तो W इक्वल टू क्या आएगा डेल्टा V मल्टीप्लाई बाय Q, ठीक है। W इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा डेल्टा V यानी 15 यानी 15, Q का वैल्यू 5, वर्क आ गया 75 जूल। बताओ कुछ करना था इसमें, मुझे तो नहीं लगता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए जिस क्वेश्चन का आपको अभी तक इंतजार हो रहा था कि सर इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, तो वो भी मैंने आपके सामने पेश कर दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो कई बच्चे इसको ऐसे ही छोड़ देंगे जिनको ये करना ही नहीं आएगा। और ये सबसे सरल क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा एलसीएम और थोड़ा इसका डायग्राम बनाना आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हालांकि थोड़ा सा टफ भी है, कई बच्चों को समझ नहीं आएगा किसको कहाँ जोड़ें किसको कहाँ नहीं जोड़ें, तो वो सारी चीज़ें मैं अभी क्लियर कर दूंगा कैसे इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने इसलिए लास्ट में रखा। तो इसमें समझिएगा अगर ये पेपर में आता है तो 3 नंबर का क्वेश्चन है ही है ये, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है, हो सकता है कि एक बड़े पूरे 5 नंबर के क्वेश्चन के साथ ही खाली इसी क्वेश्चन को दे दिया जाए, तो इस क्वेश्चन को प्लीज़ जरूर प्रैक्टिस कर लेना। इसमें एक क्वेश्चन और भी है, इसमें 4 ओम की जगह 9 ओम आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को भी कर लेना, बट मैं इसको करवा रहा हूँ तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसमें क्या रहा है इस चीज़ को समझो। कह रहा है हाउ कैन 3 रेसिस्टर, यानी कौन से वो 3 रेसिस्टर होंगे, ठीक है, जिनके रेसिस्टेंस क्या है 2 ओम 3 ओम 6 ओम, यानी 3 रेसिस्टर्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है। उनको हम कैसे अरेंज करेंगे इस चीज़ को समझना, थोड़ा बोलने में मैंने गलती कर दी है, ठीक है। हाउ कैन 3 रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस 2 ओम, यानी कह रहे हैं कि हम कैसे 3 रेसिस्टर्स को जिनके रेसिस्टर हमारे कितने 2 ओम 3 ओम और 6 ओम रेसिस्टर उनके दिए हुए हैं, उनको किस तरीके से हम कनेक्टेड करेंगे कि हमारा टोटल रेसिस्टेंस जो हो जाए कितना 4 ओम हो जाए और हमारा क्या हो जाए 1 ओम, यानी उनका जो कुल प्रतिरोध होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन में 4 ओम होना चाहिए और सेकंड कंडीशन में 1 ओम होना चाहिए। शो करके आप बताएंगे किससे, डायग्राम से। नेसेसरी कैलकुलेशन करने के लिए जरूरी है भैया, ठीक है। कैलकुलेशन करने के लिए डायग्राम बनाना जरूरी है। तो देखो अब पहली कंडीशन में आपको क्या लाना है 4 ओम लाना है, क्या लेके आना है 4 ओम लेके आना है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका डायग्राम बनेगा मैं आपको समझा देता हूँ
सबसे पहले देखिए डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पहले माइंड में कैलकुलेशन करनी है कि कौन से ऐसे दो नंबर हैं, ठीक है, जिनको हम सोल्व करें तो हमारा 2 आ जाए, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 है, इसको तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 3 और 6 को जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब किस कंडीशन में आएगा वो समझाता हूं मैं। देखो सबसे पहला फिगर जो आपका बनेगा वो ये वाला बनेगा, ये वाला देखना ध्यान से, ये वाला, ठीक है। ये फिगर आपने लेना है, ठीक है। जो टोटल पहले वाले 3 रेसिस्टेंस को आप कनेक्ट करोगे फर्स्ट वाले को फाइंड करने के लिए, उसमें आप ये फिगर लेके चलोगे। यानी इसमें आप क्या बोलोगे कि R1, R2 एंड R3। अब वैल्यू इनके आगे लिख देता हूं मैं, कितनी है, 6 ओम, 3 ओम एंड 2 ओम, ठीक है। तो आप जब स्टेटमेंट बनाएंगे तो स्टेटमेंट में आप क्या लिखेंगे, इन पैरेलल, कौन से होंगे पैरेलल, या ऐसा लिख सकते हैं या आप ऐसा लिख सकते हो, R2 एंड R3 इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल या इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इन पैरेलल ऐसे करके भी लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है। आप अपनी इंग्लिश के हिसाब से, अपनी लैंग्वेज के हिसाब से जैसा लिखना चाहें वैसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां देखिएगा, जब R2 और R3 को आप थोड़ा पैरेलल लेके चलेंगे तो पैरेलल में क्या रहेगा, पैरेलल का फॉर्मूला आपको पता है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आपका निकलेगा पैरेलल के लिए वो 1/RP आप लेके चलेंगे, ठीक है। अगर आप RP नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, मत लिखो, इसकी जगह आप डैश का यूज कर लो। क्या यूज करेंगे आप, R डैश, ठीक है। 1/R, क्योंकि पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, डैश डैश करके जितने रेजिस्टेंस होंगे आगे जोड़ते जाओ। तो हमें यहाँ 2 ही दिए हैं, तो मैं क्या लिखूंगा इसे, 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि वो 3 रेजिस्टेंस में से कौन से 2 ऐसे रेजिस्टेंस होंगे जो 2 के इक्वल आएंगे, ठीक है। अब 3 और 6 को मैंने माइंड में कैलकुलेट, अब जरूरी नहीं है कि हर बार यही नंबर मिले, वहां पे नंबर चेंज होंगे। यहाँ तो मुझे पता है 2 है आगे, तो आपको ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जो आपको क्या एग्जैक्ट ये लोकेशन, देखो मेरे को पता है मैं इन दोनों को पहले पैरेलल में जोड़ूंगा, मैंने दिमाग लगाया कि 3 और 6 का एलसीएम जब मैं लूंगा तो मुझे पता है 6 एलसीएम आएगा, और बाद में जब इनको काटूंगा तो 1/2 आएगा, रिवर्स करूंगा पैरेलल में तो 2 बन जाएगा, 2 से 2 को ऐड करूंगा 4 बन जाएगा। मैंने तो डायरेक्ट दिमाग लगा दिया, पर आपको वहाँ थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, तभी आपका माइंड वहाँ काम करेगा, ठीक है। तो आप ये चीज का ध्यान रखिएगा कि जो 3 रेजिस्टेंस आपको दी हैं इनमें से कौन से 2 ऐसे होंगे जो नेक्स्ट को मिलाने के बाद 4 बना देंगे, ठीक है। तो हो सकता है वहां पे नेक्स्ट को मिलाने के बाद 9 आ जाए, कुछ भी हो सकता है, तो इसको अपने माइंड में फिट कर लें। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1/R2 का वैल्यू भैया आपने 3 देखा है अभी, इसका वैल्यू आपने 6 देखा है। डिनोमिनेटर आपका एलसीएम लेने पे 6 ही आएगा, 3 को अगर 6 बनाओगे तो 2 से गुणा करोगे, 6 को 6 बनाओगे तो 1 से करोगे, ठीक है। नहीं आता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देना, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। वो भी कर देता हूँ यार, रो मत, ठीक है। क्या होगा, 6 एकम 6, 3 एकम 3, ठीक है, 6 3 18, ठीक है। आंसर वही आएगा, ठीक है। काट के 9, 6 3 9 हो जाएगा, और यहाँ 18, 9 एकम 9, 9 3 18, 1/2। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3/6, 1/2, सेम आ गया, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। उसको नोट करो, इसको नोट करो, सेम है, ठीक है। अब यहाँ देखो 1/R डैश, डैश थोड़ा छोटा हो गया, आप सही कर लेना, क्या आ रहा है 1/2, तो इसका मतलब R डैश का वैल्यू कितना आएगा, 2 ओम, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में आपने लिखा R2 एंड R3 इन पैरेलल, ठीक है। अब डायग्राम चेंज हो गए नहीं हो गए, देखो यहाँ पे अब डायग्राम क्या बन गया आपका, देखो जब आपने इन दोनों को किस में रख लिया, पैरेलल में रख लिया, तो इन दोनों का एक मर्ज होके इन दोनों को मिला के एक रेजिस्टेंस बन गया जिसको हमने नाम दिया R डैश। तो न्यू फिगर के अकॉर्डिंग आपका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। इसको आपने R डैश नाम दिया प्यारा सा, ये R1 पहले से ही प्यारा सा था, ठीक है। अब इतना भी नहीं, अगर आप जान पाए कि ये सीधे सीधे भाग रहे हैं, एक सीरीज में जा रहे हैं, यानी सीधे सीधे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा
तो फिर पढ़ना बेकार है, ठीक है ना। तो अगेन लिखेंगे आप यहाँ प्यार से, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज, ठीक है, विच रेसिस्टेंस R1 एंड R', ठीक है। तो टोटल रेसिस्टेंस RS ले लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें टोटल बताना है। तो RS आपका क्या आएगा, R1 प्लस R', तो क्या होगा 2 + 2 यानी 4 ओम आ गया। बताओ कोई दिक्कत भैया इसमें? मुझे तो कहीं तक दिक्कत नहीं लग रही। कहीं तक लग रही है क्या? नहीं लग रही, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो गया है। चलो मिटाता हूँ इसे, अब सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सेकंड पार्ट में कुछ नहीं करना, आंख बंद करके सभी को पैरेलल में लगा देना, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे लगाओगे, देखो यूं करके, ठीक है, यहाँ पे लगाना एक, ठीक है, एक लगाना बीच में ऐसे, ये ऐसे करके, ठीक है। डब्बा बना देना इस तरीके से, आंख बंद करके बना देना। टांगों में दर्द होने लगे मेरे तो, नहीं तो ऐसे नहीं बनाना चाहते तो ऐसा बना लेना लो, कैसे ही बना लो, करंट ही तो छोड़ना है। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, ड्राइंग के ऊपर मत जाना, ठीक है, जल्दबाजी बना रहा हूँ, ठीक है। कहीं सोचो कि सर टेढ़ी मेढ़ी उठ पटांग जो बना रहा है वो बना दे रहे हो, ठीक है। इस तरीके से बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है। R1 2 ओम, R2 3 ओम, R3 6 ओम, ठीक है। तीनों को पैरेलल में जोड़ देना, बात ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या है, ऑल रेसिस्टेंस या और मत लिखो, R1 R2 R3 लिख लो यार, क्यों परेशान होना है फिर। लिखोगे R1, R2 एंड R3 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन का पूरा नाम लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1/R P इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। देखो भैया 2 और 3 6 के क्या हैं, 6 के क्या है, फैक्टर हैं भैया। तो 6 के जब ये 6 का फैक्टर है तो भैया इन सब का एलसीएम क्या होगा, 6, ठीक है। क्योंकि 2 के पार्ट में भी 6 आता है, 3 के पार्ट में 6 आता है, तो सबसे बड़ा नंबर 6 ही है, तो 6 ही एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 को 6 बनाओगे 3 से गुणा करोगे, 3 को 6 बनाओगे 2 से गुणा करोगे, 6 को 6 बनाओगे तो 1 से करोगे, ठीक है। 3 2 5 और 1 6, 6/6। ये समझ जाना भैया, बहुत सिंपल है। 2 3 और 6 का जब आप एलसीएम निकालोगे, यहाँ निकालते हैं, चलो सिखा देते हैं आपको। 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, एलसीएम निकाल दिया। 3 दूना कितना आ गया, 6, ले लिया भैया मैंने 6। अब इनका रूल क्या होता है, जैसे अब आपका एलसीएम 6 आ गया तो 6 को आपने डिनोमिनेटर में लिखा है, नीचे लिख दिया, ठीक है, हर वाली कंडीशन में, ठीक है। अंश वाली कंडीशन में क्या होगा, अब आपको देखो 6 सबका एलसीएम है तो सबको आपको 6 बनाना पड़ेगा। अब सबको 6 बनाओगे तो 2 को आपको 3 से गुणा करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, ठीक है। 3 को आपको 2 से गुणा करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, 6 को आपको 1 से गुणा करनी पड़ेगी ऊपर नीचे। तो मैंने वही कर रखा है, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 एकम 1, ठीक है। नीचे सब 6 हो गए तो मैंने इसको कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन नंबर है, बेस सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपका 1 ओम आपका आ गया है। तो इसी के साथ इस वीडियो में मैंने आपको मोस्टली 10 to 11 या 12 क्वेश्चन जो भी समझा दिए हैं यहाँ पे, काफ़ी, हालांकि लिखा 9 नंबर है, हालांकि इसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर दिए हैं। 1-2 क्वेश्चन मैंने ऐड कर करके जोड़ के बीच में बता दिए हैं, तो 2-3 क्वेश्चन और फालतू हो गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो डेफिनेटली श्योर एग्जाम में पेपर फाड़ दोगे आप, न्यूमेरिकल एकदम धड़ाधड़ होंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा तगड़ा न्यूमेरिकल नहीं बनेगा अभी। हालांकि एक वीडियो और अपलोड होगा न्यूमेरिकल का, उस पर भी आप बिल्कुल फोकस करिएगा, उसमें भी 10 से 12 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। वो रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर से डायग्राम रिलेटेड बनेंगे, जैसे ओम वाला रेसिस्टेंस वाले, इसमें करंट और रेसिस्टेंस दोनों फाइंड करने के लिए आता है डायग्राम वाले, उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। तो मिलेंगे सभी सॉल्यूशन के साथ, मैथ्स के भी सॉल्यूशन जल्द से जल्द अपलोड होंगे।
बेफिक्र रहिएगा, फटाफट क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। तो आप इसको समझिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।